हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 12 नवंबर 2020 और 12 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का प्रथम प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है कि मुंबई इंडियंस ने अपना 5वां खिताब आईपीएल में जीत लिया है, यानी कि 2020 का मुंबई इंडियंस का 5वां खिताब अपने नाम कर लिया है। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल द्वारा निर्धारित 157 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट के इंडियन प्रीमियर लीग का 5वां खिताब जीत लिया है। मुंबई इंडियंस ने एक सम वर्ष में पहली बार एक खिताब जीता हुआ है। इनको पिछली अगर खिताब की बात करें 2013 में जीता, 2015 में, 2017 में और 2019 में। इसके बाद में अब इन्होंने 2020 वाला भी अपने खिताब अपने नाम कर लिया है। मुंबई इंडियंस ने 18.2 ओवरों में 157 रन लक्ष्य को पीछा करते हुए अपने कप्तान के अर्धशतक और नए खिलाड़ी ईशान किशन की बदौलत जीत दर्ज कर ली। अब इसके मुख्य फैक्ट को देख लेते हैं कि सबसे पहले नंबर पे तो आप लोगों को याद रखना है कि जो आईपीएल 2020 है, आईपीएल 2020 की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ कहाँ पे। सबसे पहले नंबर तो क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, तो ये कहाँ हुआ, यूएई में, यानी यूएई का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में यहाँ पे हुआ है। कौन सा आईपीएल जो 2020 हुआ, ये 13वां संस्करण था और ये आपका कब हुआ है, 2020 में, अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है, इसका और ये अगर फाइनल किसने जीत लिया तो ये मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है और ये 5वां इसका खिताब था। इससे पहले के कहने का तात्पर्य क्या कि 4 खिताब जीत चुका है। तो वो देखते हैं सन कौन कौन से हो जाएंगे। एक 2013 हो जाएगा, एक आपका 2015 और 2017, इसके बाद में 2019 और सबसे लास्ट में 2020 का अभी हाल ही में इन्होंने जीत लिया है। अब अगर यही बात करते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि ऐसी कौन सी टीम है जिसने अपने एक सम वर्ष में पहली बार ये खिताब जीता है। सम से तात्पर्य यहाँ पे सम और विषम जो डिजिट होते हैं वहाँ पे इसकी नंबर की बात हो रही है। तो अगर सम की बात करें तो 2020 कैसा सम है, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना। अब जरा इसके कुछ ऑफर्स, इसके जो जिन लोगों को पुरस्कार मिले जरा ये भी समझ लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये किनके बीच मुकाबला हुआ, तो दिल्ली कैपिटल के बीच में मुकाबला हुआ था और मुंबई इंडियंस के बीच हुआ था। तो मुंबई इंडियंस के अगर हम कैप्टन की बात करें तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। लेकिन जब हम दिल्ली कैपिटल की बात करते हैं तो इसके कैप्टन को हो जाएंगे श्रेयस अय्यर, इसके कैप्टन हो जाएंगे। यहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑरेंज कैप की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, ऑरेंज कैप की अगर हम बात करते हैं तो ऑरेंज कैप मिला हुआ है ये मिला है केएल राहुल को मिला है। किसको मिला है, केएल राहुल को ये पुरस्कार मिला हुआ है। इनको इसलिए मिला है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा अधिक रन बनाए हुए हैं। और वो कितने रन बनाए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 670 रन टोटल इन्होंने बनाए हुए हैं। इसके बाद में अगर हम पर्पल कैप की बात करते हैं तो पर्पल कैप जो मिला है वो कांगसो रमाडा को मिला है, जो किसके, दिल्ली के हैं। और इन्होंने टोटल कितने 30 विकेट यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई है। इसके लिए क्या करेंगे कि जो भी आपका आईपीएल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसको अलग से सेशन लेके आएंगे। उसमें पूरे क्वेश्चन कि कब इसकी शुरुआत हुई, कब इसका पहला संस्करण कब, तो पूरा डिटेल में एक इसका करंट अफेयर वीडियो एक बना के अपलोड कर दूँगा। उसमें आप लोग पूरी बात ये समझ लीजिए। यहाँ जो मुख्य फैक्ट थे वो अभी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो संस्करण हुआ आईपीएल का, इसके किसने जीत लिया, तो मुंबई इंडियंस ने यहाँ पे जीत लिया है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनी ने अपना पहला ड्रोन एयर पिक लॉन्च करेगा। सोनी जल्दी वीडियो कंटेंट वालों के लिए एक ड्रोन एयर पिक अनावरण करेगा। सोनी निश्चित रूप से नवीनतम रुझानों पर नजर रखता है और अब ये ड्रोन बाजार में प्रवेश करना चाह रहा है। इमेजिंग ब्रांड ने अपने नए उद्यम को एयरपिक नाम दिया है। सोनी एयरपिक को DJI ड्रोन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। सोनी जापान के एयरपिक एक आधिकारिक टीजर भी साझा किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये क्या, सोनी जो कंपनी है ये अपना एक ड्रोन एयरपिक लॉन्च कर रही है। उसका नाम क्या हो जाएगा, एयरपिक। यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। तो जरा देखते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करते हैं कि जो सोनी, आपको पता ही होगा सोनी जो कंपनी ये कई सारे क्षेत्रों में अपना एक नाम इसका खुद का है। ठीक है, कैमरे के ले लो या इसके टीवी ले लो, मोबाइल्स ले लो,
कई सारे क्या नाम ब्रांड इसके हैं, लेकिन अब इन्होंने हाल ही में किया है एक अपना ड्रोन भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया, और ड्रोन का जो नाम रखा वो एयरपिक नाम यहाँ पे रखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा। बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आप लोगों को याद रखना। और इन्होंने अभी हाल ही में क्या है, सोनी जो कंपनी है कहाँ की है, जापान की कंपनी है, इसने अभी एक आधिकारिक टीजर भी यहाँ पे क्या किया, साझा किया। टीजर से तात्पर्य कि अपने कुछ उसके फीचर्स होंगे, उन फीचरों को टीजर के 20 या 30 सेकंड में यहाँ पे दिखाया गया होगा। ठीक है, तो सोनी ने पहला ड्रोन एयरपिक अपना लॉन्च कर दिया है। ठीक, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी पूरी बात। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुनर हाट 11 नवंबर से शुरू हुआ। अब देखते हैं जरा हुनर हाट के बारे में क्या है क्वेश्चन। कोरोना महामारी के कारण लगभग 7 महीने के अंतराल के बाद हुनर हाट 11 नवंबर 2020 को शुरू हुआ है। अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पीतमपुरा में दिल्ली हाट में इसका उद्घाटन किया। इस आयोजन का विषय जो था वोकल फॉर लोकल है, जहां माटी यानी कि मिट्टी, धातु और मचिया यानी लकड़ी और जूट के उत्पाद से बने स्वदेशी उत्तम उत्पाद प्रमुख आकर्षक होंगे, और यह 22 नवंबर 2020 तक जारी रहेगा। अब जरा इसके मुख्य फैक्टों को समझ लेते हैं कि इसके मुख्य फैक्ट या इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना, हुनर हाट है ये 11 नवंबर से शुरू हो गया है। कब से? 11 नवंबर से इसकी शुरुआत हो गई। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये लगभग कितने 7 महीने के अंतराल, यानी कि कोविड-19 के कारण क्या ये 7 महीने के अंतराल के बाद इसकी शुरुआत हुई है। कोविड-19 के कारण मैंने आपको पहले बता रखा, जितने भी क्या नाम आयोजन होने थे उन सभी को डिले कर दिया गया था। तो अब धीरे धीरे क्या है कि धीरे धीरे वो चीज़ अपने लाइन पे या पटरी पे आ रही, तो अब उन चीज़ों को कराया जाने लगा है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो ये कब से शुरुआत हुआ है? 11 नवंबर 2020 से इसकी शुरुआत हुई है। अब अगर यहीं पे बात करते हैं कि अगर इसकी उद्घाटन इसका किसने किया, तो अल्पसंख्यक मामले के जो मंत्री हैं कौन, मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने पीतमपुरा में दिल्ली में इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया हुआ है। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब इसके अगर हम बात करते हैं कि इसका विषय क्या था, ठीक है, तो अगर इसकी विषय की बात करते हैं तो यहाँ पे विषय क्या हो जाएगा, वोकल फॉर लोकल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कोविड-19 के कारण जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने एक वो दिया था, संदेश दिया था, तो उसमें इन्होंने बोला था कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो आपके लोकल की चीज़ें उन्हीं को आपको क्या करना है, उन चीज़ों को खरीदना है, और ताकि उन लोगों को और अपने कारोबार में बढ़ावा मिल सके। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे इसी को ये विषय यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, माटी हो जाएगा। माटी से तात्पर्य यानी वहाँ की जो मिट्टी है, धातु और मचिया यानी लकड़ी और जूट के उत्पाद से बने स्वदेशी उत्तम प्रमुख रूप से आकर्षण होंगे। अब यहीं पे अगर बात करते हैं, ये 11 नवंबर से शुरुआत होगी और ये 22 नवंबर तक चलने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे 11 दिन ये हुनर हाट का सम्मेलन होने वाला है, यानी हुनर हाट का आयोजन 11 दिन चलने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अच्छा, आगे देखते हैं। तो ये चीज़ इस क्वेश्चन आपसे क्लियर हो गया होगा, इसका विषय क्या, इसकी थीम क्या होगी, वोकल फॉर लोकल, और ये 7 महीने के अंतराल के बाद हुआ, ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NIPER हैदराबाद का 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद ने 10 नवंबर 2020 को अपना 14वां स्थापना दिवस मनाया है। संस्थान एक कोर्स के रूप में मेडिकल डिवाइसेस यानी MTech की शुरुआत कर रहा है। इसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, नैदानिक विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित विषय होंगे, जो चिकित्सा उपकरणों को विकसित करने के लिए आवश्यक करेगा। इसने अपने वार्षिक रिपोर्ट 2019 भी जारी कर दी है। अब जरा इसके मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, NIPR की बात यहाँ पे हो रही है। तो NIPR जो है ये आपका कहाँ है, ये हैदराबाद में इसका हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका 14वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, और ये कब मनाया गया है, तो ये 10 नवंबर को इसका हाल ही में 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? NIPER यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका क्या किया गया, अभी हाल ही में 14वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसमें क्या किया गया है कि इस संस्थान की तरफ से एक मेडिकल डिवाइसेस की शुरुआत कर रहा है। किसकी? मेडिकल डिवाइसेस की शुरुआत कर रहा है। इसके अंतर्गत क्या क्या होगा, तो इसमें आपका जीव विज्ञान विषय हो जाएगा, रसायन विज्ञान हो जाएगा, गणित हो जाएगा और नैदानिक विज्ञान। अब यहाँ पे नैदानिक विज्ञान समझ ले, नैदानिक से मतलब है डायग्नोज से। डायग्नोज का मतलब उन चीज़ों को समझा जाएगा कि आपको अगर ये कोर्स कोई लॉन्च हुआ है, इसमें क्या क्या कमियाँ रही हैं, या इन चीज़ों को कैसे और
अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है। तो नैदानिक विज्ञान का मतलब समझ गए कि उन कमियों को खोज के उसको अच्छे तरीके से डेवलप करना। ठीक है, यहीं पे बात इंजीनियरिंग की हो रही थी। इंजीनियरिंग तो आपको पता ही है क्या होगा, और विषय होंगे जो चिकित्सा उपकरणों को विकसित करने के लिए आवश्यक होंगे। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है, तो वार्षिक रिपोर्ट ये 19-20 इसकी जारी कर दी गई है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो NIPR का अभी हैदराबाद में 14वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखना, कब मनाया गया है, 10 नवंबर को ये स्थापना दिवस मनाया गया। इसके अंतर्गत क्या होगा कि आपके जो भी साइंस से रिलेटेड आपके कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को शुरुआत की जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आज का है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेनिया और अजरबैजान के रूस की मदद में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। आर्मेनिया ने नरगोनो करबाख के विवादित एन्क्लेव पर 6 सप्ताह के सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए अजरबैजान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। शांति समझौते पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोलस पैशिन ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत अजरबैजान नारगोनो करबख के उन क्षेत्रों पर कब्जा करेगा जो संघर्ष के दौरान लिया गया है, और आर्मेनिया के अगले कुछ हफ्तों में कई अन्य आसन क्षेत्रों से वापस हट जाएगा। अब देखो इसके मुख्य फैक्ट की बात समझ लेते हैं। यानी कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आर्मेनिया की यहाँ पे बात हो रही है और अजरबैजान की बात हो रही है। तो इसमें क्या है कि आर्मेनिया और अजरबैजान ने रूस की मध्यस्थता में, यानी कि रूस यानी कि मध्यस्थता के मीडिएटर के रूप में काम किया है, और इसने क्या किया, शांति समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखो मैप में दिख रहा होगा, ये यहाँ पे क्या है आपका आर्मेनिया है और ये क्या है अजरबैजान है। बात समझे, तो इन दोनों का भी शांति समझौता करा दिया। तो वो समझौता किसने कराया, वो समझौता रूस ने कराया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ में अभी हाल ही में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किसने करवाए हैं, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रूस इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम रूस की बात करें तो रूस के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। यहीं पे अगर अजरबैजान के राष्ट्रपति की बात करें तो इल्हाम अलीयेव हो जाएंगे, और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री की बात करें तो निकोलस पैशिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि इसमें होने क्या वाला है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ इन दोनों अलग आर्मेनिया और अजरबैजान थे, ये दोनों अपने अपने क्षेत्र को घेर रखा था इन्होंने। इस बीच क्या था, इन दोनों में लगातार झगड़े उत्पन्न हो रहे थे। ये देखते हुए रूस ने क्या किया है, इन दोनों को शांति के समझौते के रूप में इसके हस्ताक्षर करवा दिए हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये भी इसका आंसर आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, क्योंकि ये नेशनल से रिलेटेड है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम खेर ने अपनी नई किताब योर वेस्ट डे इज टुडे लॉन्च कर दी है। जाने माने अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी नवीनतम पुस्तक योर वेस्ट डे इज टुडे के कवर को प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में उन्होंने कोरोना वायरस पर देशव्यापी लॉकडाउन कई उतार चढ़ाव के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया है, जिसमें वह समय भी शामिल है जब उनकी मां दुलारी और भाई राजू खेर वायरस से संक्रमित हुए थे। अनुपम खेर की यह तीसरी पुस्तक, इससे पहले द वेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू एंड लेसेंस लाइट ऑफ अननोइंगली एक आत्मकथा है। अब देखो इसके मुख्य फैक्ट की बात देख, इससे कौन कौन से मुख्य फैक्ट बनने वाले ये देख लेते हैं। तो अनुपम खेर ने अभी हाल ही में क्या किया है, अपनी एक नई किताब का कवर पेज लॉन्च कर दिया है। तो उस पुस्तक का नाम क्या है, योर वेस्ट डे इज टुडे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो जितने भी बुक से रिलेटेड जो भी बुक अभी नई नई लॉन्च हो रही हैं, ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि आपका रेलवे का एग्जाम हो गया, या बैंक का एग्जाम हो गया, या फिर आपका क्या बोलते हैं SSC का एग्जाम हो गया, या जितने भी स्टेट के एग्जाम हो गए, उन सभी में जो बुक से रिलेटेड हो रही हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो अनुपम खेर ने अपनी नई पुस्तक कौन सी लॉन्च की है, योर वेस्ट डे इज टुडे, इन्होंने अपनी पुस्तक को लॉन्च कर दिया है। अगर इस पुस्तक की बात करते हैं तो इस पुस्तक में कोरोना वायरस जो अभी चल रहा था, कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन हुआ, उसमें क्या क्या उतार चढ़ाव हुए, अपने अनुभवों को, उन चीज़ों को इन्होंने अपना साझा किया हुआ, किसके, इस पुस्तक के द्वारा उस पुस्तक में इन्होंने बताया हुआ है। और क्या है, इसमें इनकी जो माँ थी, माँ दुलारी, और भाई राजू शेखर जो कोरोना से संक्रमित हो गए थे, इस कारण से इन्होंने क्या किया कि उस पर एक पूरी किताब लिख डाली कि लॉकडाउन में क्या कैसे हुआ, कैसे उनको अपने जो दैनिक दिनचर्या थी उस चीज़ को क्या इन्होंने कैसे किया हुआ, उसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। अगर यहीं पे बात करते हैं, यह इनकी तीसरी पुस्तक है।
कौन सी कितनी पुस्तक है? तीसरी पुस्तक है इनकी। अगर हम इनकी पहली पुस्तक की बात करें तो पहली पुस्तक क्या हो जाएगी यहाँ पे? द वेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। और सेकंड पुस्तक यहाँ पे 1 नंबर पे ये हो जाएगी। और सेकंड की अगर बात करें, सेकंड पे कौन हो जाएगी? लेसन्स लाइफ टाट मी अननोइंगली, एक आत्मकथा। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये पुस्तक तो लॉन्च की है, इसके साथ में 2 पुस्तक भी आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे कोई भी पुस्तक पूछ सकता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका शिमला मार्ग पर नया 5वां नैरो गेज लोकोमोटिव बनेगा। मुंबई महाराष्ट्र के मध्य रेलवे कार्यशाला ने 5वीं नैरो गेज लोकोमोटिव का निर्माण किया, जो कालका से शिमला के बीच में चलेगी। कालका शिमला रेलवे उत्तर भारत में 2 फुट 6 इंच की नैरो गेज रेलवे है, जो कालका शिमला तक के पहाड़ी मार्ग को पार करती है। यह 1898 और 1903 के बीच हार्वर्ट सेप्टिमस हरिगन के निर्देशन में बनाया गया है। यूनेस्को ने 2008 में भारत के विश्व धरोहर के स्थल के रूप में पर्वतीय रेलवे में कालका शिमला का रेलवे को स्थान दिया था। अब देखो इसके मुख्य फैक्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कालका शिमला मार्ग पर क्या है, अभी हाल ही में 5वां नैरो गेज लोकोमोटिव बनाया गया है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। तो अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। कालका शिमला मार्ग पे अभी हाल ही में 5वां नैरो गेज लोकोमोटिव यहाँ पे बना दिया गया है। तो जरा इसके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले नंबर पे समझ लें कि नैरो गेज क्या होता है। नैरो गेज से तात्पर्य यहाँ पे कि जो भी आपके इंजन है, ट्रेन के जो इंजन होते हैं उनको देख रेख, वहाँ पे क्या अगर कोई इंजन खराब हो जाता, उन चीज़ों को सही करना, ये क्या वहाँ पे बना दिया गया है। कहाँ पे बनाया गया? कालका शिमला मार्ग पे ये बनाया गया। और कौन सा? 5वां नैरो गेज यहाँ पे बनाया गया है। तो जरा देख लेते हैं इसके और इसको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कालका शिमला मार्ग पर उत्तर भारत में 2 फुट 6 इंच की नैरो गेज है, जो कालका से शिमला के पहाड़ी मार्ग पार करती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, यह 1898 और 1903 के बीच हार्वर्ट सेप्टिमस हॉरिगन के निर्देशन में बनाया गया था। कब? 1893 में और 1903 में ये इसके बीच में बनाया गया था। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, यूनेस्को ने 2008 में, कब? 2008 में भारत के विश्व धरोहर के रूप में पर्वतीय रेलवे को कालका शिमला को रेलवे को शामिल किया था। तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि कालका शिमला मार्ग पर अभी कौन सा नया 5वां नैरो गेज बनाया गया है, ये भी याद रखना है। इसके बाद में यूनेस्को ने इसको कब शामिल किया? 2008 में इसको शामिल किया था, ठीक है। और ये कहाँ मनाया गया? तो ये मध्य रेलवे कार्यशाला में यहाँ पे मनाया गया, यानी कि महाराष्ट्र की यहाँ पे बात हो रही है, मुंबई और महाराष्ट्र के बीच की यहाँ पे बात हो रही है। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। IIT गुवाहाटी के नेतृत्व वाले ऑस्ट्रेलिया इंडिया जल केंद्र का उद्घाटन। कोविड-19 महामारी के कारण ऑस्ट्रेलिया इंडिया जल केंद्र AIWC को दोनों देशों के बीच पानी से संबंधित शोध, प्रशिक्षण को बढ़ावा देने हेतु वस्तुतः उद्घाटन किया गया है। AIWC का नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया से पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय और भारत से IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। इसमें IIT के अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के 21 अन्य सहयोगी भी शामिल होंगे। बेहतर सुविधा के लिए 5 साल के MOU दीर्घकालीन योजना जल संबंधी शोध के रूप में स्थापित किया गया है। देख लेते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो अभी हाल ही में क्या है, IIT गुवाहाटी, यहाँ पे बात हो रही IIT गुवाहाटी के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया इंडिया जल केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया इंडिया जल केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका IIT गुवाहाटी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें और क्या क्या लोग कौन कौन इसमें सहयोगी हो रहे हैं। तो IIT के अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के 21 अन्य लोग इसमें अन्य सहयोगी भी शामिल हो रहे हैं, यानी कि इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा 21 अन्य सहयोगी इसमें शामिल हो रहे हैं। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, बेहतर सुविधा के लिए 5 साल के लिए MOU की दीर्घकालीन योजना जल संबंधी शोध के रूप में स्थापित किया जाएगा। यानी कि अगर ये योजना है, ये कब कितने साल के लिए लागू की गई है? तो 5 साल के लिए इस पर लागू
की गई है। इसके बीच में देखो क्या होगा, इसके बीच में जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो पानी की कई सारी समस्याएं रहती हैं, उन चीज़ों को दूर करने के लिए उस पर क्या किया जाएगा, उस पर शोध किया जाएगा, शिक्षण किया जाएगा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने हेतु इसका उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही। शोध का मतलब रिसर्च हो गया, शिक्षण का मतलब यहाँ पे टीचिंग से मतलब प्रशिक्षण का मतलब यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, प्रशिक्षण से तात्पर्य यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी उन चीज़ों में कि कैसे इन दोनों के बीच में पानी की जो कमी को दूर किया जाए। ठीक, बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला। असम की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है, जो इसे राज्य में इसके उत्पादन को असंगत साक्ष्य बनाता है। असम के तेजपुर क्षेत्र की लीची को उत्कृष्ट गुणवत्ता, सुखद स्वाद, आकर्षक लाल रंग के साथ रस भरी लुगदी के रूप में जाना जाता है। इसका नाम 2015 से जीआई समूह की सूची में है। हालांकि एपीडिया ने हाल ही में जीआई देने की पुष्टि भी इसको की थी। जीआई टैग विशेषता भूमूल विशिष्ट गुणों वाले उत्पादों को दिया जाता है। अब देखो जरा इसके मुख्य फैक्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है जीआई टैग की। ठीक है, जीआई टैग की बात हो रही है, तो जीआई टैग का मतलब तात्पर्य क्या होगा, जीआई टैग का अगर पूरा नाम क्या हो जाएगा, ग्राफिकल इंडेक्स यहाँ पे हो जाएगा। क्या, ग्राफिकल इंडेक्स हो जाएगा इसका पूरा नाम। तो यह इसका मतलब क्या, भौगोलिक संकेत इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो असम की तेजपुर लीची, कहाँ की, असम की ये जो लीची है उसको अभी हाल ही में जीआई टैग यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, अच्छा इसकी अगर बात करते हैं, इसको क्यों मिला है, इसलिए मिला है कि लीची को गुणवत्ता, सुखद स्वाद मतलब अच्छा इसका टेस्ट है, देखने में रंग अच्छा है इसलिए, और लुगदी, लुगदी से मतलब गुदे से रिलेटेड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना, इसको अभी हाल ही में असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिल गया है। इसके बाद में इसको 2015 की यहाँ पे बात हो रही है, इसको किसमें, एपिडा के हाल ही में इसको जीआई टैग यहाँ पे देने की पुष्टि की गई थी। कब, 2015 में जीआई की मतलब समूह जो एक ग्रुप बनता है उस सूची में शामिल तो हो गया था, लेकिन इसको जीआई टैग नहीं मिला। तो जीआई टैग कब मिला, इसको जीआई टैग अभी हाल ही में इसको दिया गया है। ठीक है, अच्छा अगर इसकी बात करते हैं कि जीआई टैग जो होता है ये विशिष्ट भू और विशिष्ट गुण वाले उत्पादों को दिया जाता है। मतलब जो जहाँ की जो मिट्टी होती है या जिस क्षेत्र में कुछ अच्छा होते हैं, जो उनके कुछ क्वालिटी कुछ अलग तरीके की होती है, उन चीज़ों का क्या दिया जाता है, जीआई टैग यहाँ पे दिया जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे लीची यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, हाँ इसी को क्या मिल गया आपको, जीआई टैग मिल गया है। ये कहाँ की, असम की तेजपुर लीची को। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। NEGD एंड NLIU ने साइबर लॉ में ऑनलाइन पेमेंट ग्रेजुएट डिप्लोमा लॉन्च किया है। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ने भोपाल के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन साइबर लॉ अपराध जांच डिजिटल फॉरेंसिक ऑनलाइन पीजी डिप्लोमा शुरू किया है। ये 9 महीने का होगा। इसमें NLUIO डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से लगभग 1000 अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा। उद्देश्य क्या होगा इसका, साइबर अपराध मामलों से निपटने हेतु पुलिस अधिकारी, साइबर सेल, एजेंसियां, अभियोजक और न्यायिक न्यायाधिकारी को सक्षम करेगा। इसके मुख्य फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात हो रही NEGD की बात हो रही है और NLIU की बात हो रही है। इसने साइबर लॉ में ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा को यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये समझ लें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है साइबर लॉ की। तो साइबर लॉ से मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी आपके ऑनलाइन क्या हो जाते हैं, ऑनलाइन चोरी हो जाती है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। किसी ने आपसे अपना क्या नाम कार्ड का पिन मान लिया या आपको किसी भी तरीके से इसमें फ्रॉड होता है, जो फेक कॉलें आती, इन सभी को रोकने के लिए क्या है, एक ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये कितने 9 महीने का यहाँ पे कोर्स होगा और कोर्स के साथ में आपको सिखाया जाएगा कि इन चीज़ों से कैसे उन चीज़ों को निजात पा सके। ठीक है, बात समझ में आ गई। और करीब करीब इसमें कितने 1000 अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। कितने अधिकारियों को, 1000 से अधिक अधिकारियों को यहाँ पे डिप्लोमा को, इस कोर्स को कराया जाएगा और उनको क्या डिप्लोमा यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। यहीं पे हम अगर बात करते हैं इसकी उद्देश्य की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जो साइबर सेल होता है, एजेंसियाँ होती हैं, अभियोजक होते हैं, न्यायिक अधिकारी को सक्षम बनाने के रूप में यहाँ पे काम की गई है। बात समझ में आ गई ना। तो ये भी आप लोगों को पूरी तरीके से याद रखना है। ठीक है, और अगर ये कब लॉन्च किया गया तो ये 9 नवंबर को ये लॉन्च किया गया, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम हो जाएगा, ये भी आप लोगों को याद रखना। ये ऑनलाइन
पीजी डिप्लोमा होगा, ये भी आप लोगों को याद रखना। और ये अवधि कितनी होगी, 9 महीने की यहाँ पे अवधि इसकी होने वाली है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाया जा रहा है, तो जरा इसके बारे में मुख्य फैक्ट समझ लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाने के लिए भारत में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1947 से 1958 तक जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के रूप में भारत की सेवा की। 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए गए। वह जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ स्थापना करने वाले संस्थापक सदस्य थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 11 सितंबर 2008 को इस दिन की घोषणा की थी। अब जरा इसके मुख्य फैक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की यहाँ बात हो रही है। तो वो कब मनाया जाता है, ये हर साल आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, किसकी जयंती पे मनाया जाता है, ये भी आप लोग का, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पे ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि 1947 से लेकर 1958 तक क्या थे, ये भारत के स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री यहाँ पे रहे थे। बात समझ में आ गई ना। तो ये भी आप लोगों को याद है। इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 11 नवंबर को ये मनाया जाता है। अगर इसकी हम बात करें, ये जो यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इसके संस्थापक भी ये रह चुके, संस्थापक सदस्यों में से एक थे। मतलब जो संस्थापक थे उनमें सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब यहीं पे अगर बात करते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अभी क्या है, 11 सितंबर 2008 को इसकी मनाने की इसकी घोषणा की गई थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया, तो 11 नवंबर हो जाएगा। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के रूप में ये मनाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब अच्छा, यहाँ पे समझ लेते हैं कि और ये सदस्य के रूप में भी काम किया था। जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, उसके संस्थापक के रूप में भी यानी सदस्य के रूप में भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने क्या किया था, 11 सितंबर 2008 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो आज आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे में ये चीज़ बतानी है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, इसका अभी हाल ही में नाम बदलकर क्या रख दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आज का क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में बताना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अभी हाल ही में नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोगों को सेशन कैसा लगता है, ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो साथी इस चैनल पर नए हैं, उन साथी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। तो ये कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यहाँ पे यूट्यूब पे। बात समझ में आ गई ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि देखो, करंट पढ़ने के लिए एक ही तरीका आप लोगों को अपनाना है। ये वीडियो को आपको शुरुआत से लास्ट तक देखना। इसके बाद में पीडीएफ, हाँ पीडीएफ को जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, पीडीएफ के लिए समझ लेते हैं। तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को क्या करना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव, जिसका लिंक आप लोगों को किसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग क्या करिए कि डेली की डेली पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करिए और वीडियो देखने के बाद में एक बार आप लोग क्या करिए कि उस पीडीएफ से एक बार अपना रिवीजन कर लीजिए। तो वो चीज़ आपको दिमाग में पूरी तरीके से पूरी दिमाग में छप जाएगी। बात समझ में आ गई ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।